जो मौजूदा सरकार है उसमें अधिकारियों का एक जंगल राज कह सकते हैं वो चल रहा है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ना दामन पे छींटे हैं ना खंजर पे दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे। ये कहना है जन स्वराज पार्टी के नेता का। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के समय में जो जंगल राज था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। एक तरह से व्यवस्थागत जो भ्रष्टाचार है वो जंगल राज के रूप में अभी भी कायम है। अभी कहना मेरा बस ये होगा कि इसके पहले वाला जो प्रशासन था उसमें ये वर्ड जंगल राज वहां से आया जब बहुत ही फिजिकल तरीके से चीजें हो रही थी। बाहुबलियों का जंगल राज था, वो एक्चुअल डेंजर था, सरफेस लेवल का डेंजर था। ये जो हो रहा है वो बाहुबली को चेंज करके अधिकारियों में बदल दिया गया है। ज्यादा खतरनाक जंगल राज है। इसमें सिस्टमिक फेलियर्स हुए हैं। इसमें जो आपके रक्षक होने चाहिए, जो लोग जो आपके पैसों के, आपके अनाज के, आपकी बिजली, पानी, हर चीज के, हर संसाधन के जो रक्षक होने चाहिए, वही लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। और वो मिस्टर हंस के साथ जो हो रहा है अभी, तो धीरे धीरे और बहुत सारा खुलासा होगा। जब वो बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, जो पावर होल्डिंग कहलाता है, उसमें उन्होंने किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पे कैसे कमीशंस लिए हैं। 3300 करोड़ टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने दिए हैं प्राइवेट फर्म्स को। जिस विभाग में वो रहे उस विभाग में उन्होंने करप्शन किया, बहुत खराब लेवल पे किया, क्रिमिनल लेवल पे करप्शन किया, और वो सबको खुली छूट मिल गई फिर। तो ये तो वो कहना, मतलब दामन पे ना कोई दाग ना खंजर पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। अब लेकिन दामन पे दाग और छींट खंजर पे दोनों दिख रहे हैं। जन स्वराज के नेता ने नीतीश कुमार की सरकार पे संस्थागत और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण जंगल राज होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, बर्बाद गुलिस्ता के खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यह पूछे जाने पर कि यदि अधिकारी भ्रष्ट हैं तो आपकी सरकार आती है, तो फिर आपका इन भ्रष्टाचार को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है। इस पर कहा गया, सिस्टम में ही भ्रष्टाचार से लड़ने का उपाय मौजूद है। संजीव हंस जी का ये आप लोग देख लीजिए, लेटेस्ट है। और नहीं, ये मुझे थोड़ा दिखाना अनिवार्य है मेरे लिए। और दूसरी क्लिपिंग मैं दिखाना चाहूंगी। माइक लीजिए ना। ये जो अजय कुमार छोटी मछली है, लेकिन पकड़ाए तो ये भी है। अब इन्होंने 2 लाख लिए होंगे, इसका मतलब 20 लाख का आदान प्रदान कहीं ऑलरेडी हो चुका होगा। मैडम, आप ये IAS अधिकारी रही। मैं IRTS में थी सर। जी, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। जी, इस्तीफा देकर जनसुराज के साथ चल रही है, क्या आप वहाँ का भ्रष्टाचार देख के इस्तीफा आपने दे दिया या कुल? बहुत बढ़िया सवाल। इनफैक्ट जब आपने साहब ने पूछा था तो मैं चाह रही थी एक इसको एड्रेस करना थोड़ा सा, कि क्या विकल्प है। विकल्प जो है ना सिस्टम में ही है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक्चुअली, जैसे सर ने बोला, सिस्टम करेक्ट है, चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत हैं। लोग अगर यूज करें तो मैं एकदम, मतलब एकेडमी से निकले हुए 6 महीने नहीं हुए थे मुझे। मेरी पोस्टिंग हुई वेस्टर्न रेलवेज में, और फाइल नोटिंग नाम का एक बहुत बड़ा हथियार होता है हम लोग के पास, जो अगर ईमानदार आप हैं और कुछ गलत सलत आया उधर से, आपको खामोशी से स्मार्टली 1-2 लाइन की नोटिंग लिख देनी है। अगर मेरे बॉस ने डिसाइड किया कि मैं टेंडर नहीं खोलूंगा या खोलूंगी और किसी को दे दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ सम, या दे दूंगा सम इमरजेंसी, तो एक जूनियर ऑफिसर होने के नाते, और एकेडमी ने सिखाया है भैया, IAS एकेडमी में बहुत पढ़ाते थे हम लोग को, कि काइंडली स्टेट द नेचर ऑफ इमरजेंसी। उतना काफी है लिखना अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नोटिस में आने के लिए, कि जूनियर ऑफिसर पूछ रहा है कि ऐसी क्या अर्जेंसी हो गई। बाकायदे डेटा वेटा देकर आप पूछ सकते हैं। तुरंत मालूम चल गया धीमे से, सटल तरीके से, कि टेंडर खोलना जरूरी है यहाँ पे। बिना टेंडर के अवार्ड नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी में है, कोई विकल्प की जरूरत नहीं है। सिस्टम बहुत प्यारा बना हुआ है, उसमें हम लोगों को जरूरत है कि ढंग से ऑनेस्टली काम करें। दैट्स ऑल। का विषय है, अगर इस पर हम लोग कुछ बात करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जन स्वराज का प्लान उसके नाम में ही निहित है। भ्रष्टाचार, जन स्वराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज बनाने के लिए बहुत सारे ऐसी सुविधाएं हैं
जिसको आपको कहीं ब्लॉक और मंडल कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी होंगी जो आपके डोर स्टेप पर चल कर आएगी। द्विवेदी जी, मेरा एक सवाल होगा, पहला ये सवाल होगा कि आपने गुलिस्ता क्या होगा जब अंजाम बर्बाद है गुलिस्ता करने को, बस एक ही उल्लू काफी है। ठीक है सर, एक सवाल है कि ये नौकरशाह भ्रष्ट है और नौकरशाह के बिना काम चलता नहीं किसी सरकार का, तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपका? जिससे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कार्ल मार्क्स कहते कि अनिवार्य बुराई है ये, इसका विकल्प नहीं है, आप क्या कीजिए? विकल्प क्या आपके आपको पास? एक बात बताओ जी, अगर जिला का एक कलेक्टर ईमानदार हो जाए, एक कलेक्टर हाइपोथेटिकल नहीं हो कैसे जाए, आपका विकल्प क्या है? हमारे पास क्या विकल्प? जी, आपका सरकार आएगा तो क्या विकल्प रहेगा नौकरशाह के? हमारे पास वही विकल्प रहेगा कि हमारा हम जो है पारदर्शी सरकार बनाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों को न्याय मिले में कहीं कहीं अगर दिक्कत होगी तो उसको जैसे ही हमारे नॉलेज आज के दिन में भ्रष्टाचार के केस अगर बड़े पदाधिकारी के पास जाता है तो सबसे पहले वही लिपापोती करता है। आप एक बात बताइए, जो पदाधिकारी पैसा लेकर किसी पदाधिकारी का पोस्टिंग किया हो, वह पदाधिकारी अगर कुछ देकर वहां पर गया हो और उससे ज्यादा कमा रहा हो तो उस मंत्री को चाहे उस बड़े आदमी को क्या अधिकार है या क्या मोरल राइट है कि उसको पनिशमेंट कर दे? वो जानता है कि ऐसा करने पर उसी का पोल खुलेगा। यह पूछे जाने पर कि यदि भ्रष्टाचार के मामले लगातार उजागर हो रहे हैं, ऐसे में यह तो ईडी की सक्रियता सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रवैये को दर्शाता है, यानी यह एक तरह से सरकार की उपलब्धि हुई। इस पर जनसुराज के नेता कहते हैं, कृपा है कि ईडी ऐसे जागरूक तरीके से बिना किसी का डिवाइस बने हुए, बिना कोई पॉन बने हुए अपने से काम करी, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये 2014 मंत्री का तोता है, आपने उजागर किया 2014 से ये जब कर रहे थे काम, 2025 में जाके खुलासा हुआ, और वो भी तब जबकि एक, जैसे सर ने कहा कि इसमें कुछ दुष्चरित्रता वाली भी बातें हुई हैं, एक किसी और केस की वजह से हंस साहब का खुलासा हुआ है, वरना वो नहीं होता। ये बाई चांस हुआ है, ये प्रोएक्टिव सुओ मोटो नहीं किया ईडी ने काम, ये प्रोएक्टिव तरीके से अपने तरीके से नहीं किया था, ये खुल गया। और भी अच्छे से हो सकता है, 2014 में ही पकड़ाना चाहिए था बहुत सारी चीजों को, जब ये थे पीएस या जब ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थे, बहुत कुछ हो सकता था। तो उठाया, लेकिन जो चल रही है करंट जो सिचुएशन है हमारे राज्य की, इसमें आप मतलब डेटा तो निकल जाएगा, डेटा तो बहुत छोटी चीज है, कहीं से भी सेकेंडरी सोर्स से निकाल के मैं दे सकती हूँ, लेकिन सांच को आज क्या, सामने आपकी स्थिति दिख रही है, हर जगह करप्शन का पूरा एग्जाम्पल दिख रहा है, तो इसमें डेटा कहाँ से आएगा? ये तो एकदम फेस से भी होता है, दिखाने के लिए भी होता है कि मैं काम कर रहा हूँ, एक्चुअली वो हो नहीं रहा है ना। सपोज करिए कि कोई हमारा पूरा करप्शन रैम्पेंट है, उसमें से एक आदमी जो कमजोर कड़ी है उसको पकड़ कर दिखा दिया कि मैं काम कर रहा हूँ। संजीव हंस कमजोर कड़ी, और मैं संजीव हंस की बात नहीं, ये जो बात कर रहे थे कल मोतिहारी वाली बात, उसकी बात कर दास में पकड़े गए, हाँ, प्रवीण कुमार पकड़े गए, डीओ, हाँ, पकड़े जाते थे, हमने देखा है कि अगर उसका आंकड़ा था कि कोई करप्ट है, या आज मीडिया इतना सशक्त नहीं था, इसलिए दैट इज एक्सेप्टेबल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा। आज आप लोगों की वजह से काफी पारदर्शिता आई है, लोगों में जागरूकता आई है, और आप लोगों के कारण भी बहुत से सारे भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं, या ऐसे सब्जेक्ट लाए जाते हैं कि आप इस विभाग में पढ़ना चाह रहे हैं तो उससे डर कर चाहे बात करके भी कुछ कमी आई है, चाहे कुछ बात पकड़े जाते हैं। सीधा कहना चाहते हैं बचने लायक है उनको बचाया जाता है, जो उसमें भी जो थोड़ा सा कुछ ज्यादा या कुछ बड़ी मछली अभी भी जाल में नहीं आई, बहुत सारी बड़ी मछलियां हैं जो आपके जाल से बहुत बाहर है ना, वो सरकार का पार्ट है। अच्छा, अब आप 1 करोड़ रुपए की ब्राइब तो ऐसे ही कैश में ली गई थी, वो अब 2025 में ये बात सामने आई है, लेकिन वो 2014 से 19 तक भी उसी डिपार्टमेंट में, अब दिवंगत नेता है उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, बट उनके पीएस थे, और उन्होंने
एक बड़े रियल एस्टेट लोगों को बचाने के लिए उनकी नौकरी ज्यादा अच्छे से कर ली, उनसे घूस लीजिए कि हम आपको बचा देंगे। जो आरएनए ग्रुप है बॉम्बे का, मुंबई का, उसके जो लोग हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अच्छा खासा ब्राइब लिया गया है। अब तो उनके दोस्त जो होते थे विपुल बंसल, उन्होंने ही खुलासा कर दिया सारा, तो कोई इसमें दो मत नहीं है, चाहे उनके वकील जो भी बोले। ये कैसे हो रहा था इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो किसी जमाने में 2005 में या 7 में बिल्कुल माइक पे उन्होंने बोला था अचानक से 15 अगस्त को कि मैं एक स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनवाऊंगा और उसमें मैं सीबीआई ट्रेंड ऑफिसर्स रखूंगा जो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस लोगों के करप्शन को ठीक करेगी। उस स्पेशल विजिलेंस यूनिट का आज क्या हाल है? उसमें एक अधिकारी बचा है और इतने सालों में आप बिलीव नहीं करिएगा 4 या 5 केसेस उन्होंने किए हैं, बस दैट्स इट। तो क्या जब जन स्वराज के नेता से पूछा गया कि आप सरकारी अधिकारी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, तब तो आपने भ्रष्टाचार को लेकर कुछ नहीं कहा। इस पर उन्होंने कहा, हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, इसलिए हमेशा बॉस से लड़ाई होती रही। आप बताइए। नहीं, मैं जहां रहा वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ा, गरीबों के लिए न्याय दिलाने के लिए लड़ा हूं, और जो भी मामले मेरे सामने उपस्थित हुए हैं उसमें मैंने कोशिश किया है न्याय करने का। आपको जब पता चलेगा कभी हमारे बारे में, चूंकि लाइन पर घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जहां जहां पोस्टर रहे हैं सबसे पहले तो हमको कभी किसी बॉस से पटा ही नहीं। यहाँ पर कोई बॉस है ही नहीं, तो पटेगा किससे? और बॉस है प्रसाद जी, बॉस हम सब, हम फर्स्ट अमॉन्ग द इक्वल्स, फर्स्ट अमॉन्ग हम लोग सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। क्योंकि साहब तमाम हंस से लेके संजीवन से लेके सबकी बात जब हो रही है, आजकल के भी तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं, आप अपना जमाना छोड़ दीजिए, उस समय भ्रष्टाचार होता भी था तो थोड़े कम लेवल पे, या पता नहीं चल पाता था। आज भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। तो क्या इसमें एक बात आप बताइए, क्या सिस्टम ही पूरा दोषी है या कहीं हम लोग भी दोषी? एकदम सिस्टम तो पारदर्शी है। सिस्टम तो जहां पर अगर सिस्टम के अनुसार काम हो तो सिस्टम में कम फ्लॉज है, उसमें बहुत सारे कम परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें है उसको ईमानदारी पूर्वक इम्प्लीमेंटेशन, उसको ही इम्प्लीमेंटेशन में ही बेईमानी है, लॉ में बेईमानी नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा देश में जनगणना कराए जाने को लेकर लिए गए निर्णय पर जब जन स्वराज से अपना पक्ष पूछा गया तो वो कहते हैं, इस फैसले के साथ में या नहीं? पहली बात, आपकी बात को थोड़ा सा आप दूसरे प्रश्न। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दी है। जातीय जनगणना की मंजूरी दी है कि जनगणना की मंजूरी दी है? ये पहले बताइए क्लियर। नहीं, जातीय जनगणना, जातीय जनगणना ऐसा नहीं। आप पहली बात सुन लीजिए, हर 10 बरस पर जनगणना होती है। 1921 की होने वाली जनगणना अभी तक नहीं हुई है, नहीं हुई है। तो यह जनगणना का आदेश देना एक सामान्य प्रक्रिया का अंग है। इसमें जातीय पॉइंट को जोड़कर सरकार को पावर है जो उसकी भी गणना करानी चाहिए और करानी चाहिए। जन स्वराज के प्रशांत किशोर साहब ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके विरोध में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सब कौन आदमी, वास्तविकता क्या है वो सामने आवे। जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने भी कराई तो थी, आ गया मैटर कि साहब 94 लाख आदमी इतना गरीबी रेखा से इतना नीचे है, उनको 2 लाख रुपया देने का उन्होंने वादा भी किया। 2 साल हो गए, 2 रुपया नहीं मिला। कराने से क्या फायदा हुआ? जातीय जनगणना कराने का उद्देश्य होना चाहिए या जातीय जनगणना अथवा आर्थिक जनगणना, ताकि जो जाति में सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको कुछ ज्यादा सुविधा देकर ऊपर के लेवल तक लाना, वो नहीं हो रहा है। ये मात्र इसका काम राजनीतिक रह गया है। हमारे अजय बाबू ने कहा है, लालू यादव के राज में लालू यादव ने बिहार के तमाम अपराधियों को मिलाकर जंगल राज की स्थापना की थी, और आज नीतीश कुमार के राज में
अधिकारियों को मिलाकर जालिम राज की स्थापना ही कर चुके हैं। जंगल राज से भी खराब जालिम राज होता है, जहां गरीबों का शोषण पंचायत के लेवल से, गांव के लेवल से, जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस, आप जाइए एलपीसी बनाने में घूस, बैंक में लोन लेने जाइए वहां घूस, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाइए वहां भी घूस, इंदिरा आवास की जो योजना चल रही है, आवास योजना प्रधानमंत्री का, उसमें घूस, कहीं कोई अछूता नहीं है। ये अधिकारियों का जालिम राज है। अधिकारी बोलते हैं कि ऊपर से नीचे तक हम खर्चा दे के आए हैं, मतलब घूस दे के अपना बदली कराए, इसलिए हम वसूल रहे हैं। और अधिकारी के साथ है कि काम करेंगे वो आपका, तो उनको सेवा शुल्क चाहिए, जिसको घूस कहते हैं। काम नहीं करने के लिए तो उनको सरकार दरमाहा दे ही रही है। इस जालिम राज से मुक्ति के लिए जन स्वराज की स्थापना हुई है, और निश्चित रूप से जन स्वराज का जब राज आएगा तो जंगल राज और जालिम राज से मुक्ति मिलेगी बिहार को, और एक नई दिशा और एक नया बिहार का निर्माण होगा। बिहार में जंगल राज, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा ये शब्द आया कहां से, इसका उद्भव कहां से हुआ था। मैं पश्चिमी चंपारण जिला का रहने वाला हूं। आप जानते हैं कि वहां पर अपहरण और डकैती की संख्या सबसे ज्यादा थी। इसी पर हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। जंगल राज की परिभाषा हाई कोर्ट ने दी थी, हाँ, और उसी को हम सभी पब्लिक ने एडॉप्ट भी कर लिया। एक बार प्रशांत किशोर जी हमारे जिला में एक जगह भाषण कर रहे थे, तो एक बार हजाम भाई से उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है आपका, तो उन्होंने कहा कि सरकार क्या बताएं आपको, लालू जी के राज में जंगल राज था, जहां पर डकैत और अनसोशल एलिमेंट के द्वारा लोग त्रस्त होते थे, और आज के दिन में सरकारी द्वारा लूट होकर जंगल राज बना हुआ है। बीजेपी के राज में जितनी घटनाएं हुई, हमने स्पष्ट कहा, वर्षवार गिनाया कि ये जो वर्षवार जो बीजेपी के राज में जो घटना हुई है वह वर्षवार है। आखिर जब लगातार बीजेपी की सरकार रहती है तो इस तरह का घटना क्यों घटित होता है? क्यों हम पहले अपने आप को जो है कि हमारा जो तंत्र है उसको और हम मजबूत करें, उसको और हम सुविधा मुहैया कराने का काम करें। बीजेपी की भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन कांग्रेस के नरसिम्हा राव सरकार के समय स्पेक्ट्रम घोटाले से लेके कोल घोटाले की बात का जिक्र क्यों नहीं? नहीं, स्पष्ट ये बीजेपी की बात रहे या कांग्रेस की बात रहे, हमने कहा कि भारत में या बिहार में जिसकी भी सरकार रही है, अगर उन्होंने चाहे जिस तरह से लूट रहा है, भ्रष्टाचार का आलम या आतंक कर रहा है, जिसकी भी सरकार रही है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम उस भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहते हैं, उस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए। अपने पेशकार का भ्रष्टाचार को है आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप इस पर जो है कि आप सब तरह कानून बनाने का काम कीजिए। मेरी सरकार आपकी सरकार नहीं, मतलब जनता की सरकार हम बता रहे हैं, जनता की सरकार है। आप क्यों नहीं कानून इसे बनाने का काम करते हैं? कानून बनाइए, इस पर एक ठोस कानून बनाइए, ठोस कानून थोड़ा आजादी की कमी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक बूंद भी रहोगे, बची है लहू की एक बूंद भी रहोगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। हम तमाम